हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, हम सीडीपी का पीवाईक्यू करा रहे थे आपको, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो आपका पेपर है वो 6 फरवरी का है, पेपर 2023 का, और 2023 का है, फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। तो ऐसे ही हम आपको जितने भी पेपर हैं वो हम आपको करा देंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम देखते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ऑप्शन बी है उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ऑप्शन सी है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन डी है बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा कि इसमें उत्तर क्या होगा। जैसे हम आपको डेली बताते हैं कि आप 2 कॉलम बनाइएगा, इसमें नंबरिंग करिएगा 16, 17, 18। जो क्वेश्चन सही हो उस पर सही करिए, जो गलत है उस पर गलत कीजिए। उसके बाद अगर हम आपको 15 क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो देखिए आपके 15 में से 10 सही होते हैं या 12, आप अपने को स्कोर करिए। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि जो विद्यालय हमारा है सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल पढ़ना होगा तो ये वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हैं डिटेल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि विकलांगता व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। ऑप्शन ए है चिकित्सीय, बी है दानशीलता, सी है सामाजिक, डी है मानवीय अधिकार। क्वेश्चन आप सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 का हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सामाजिक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, आप यहाँ पर उत्तर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। ऑप्शन बी है कि अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। ऑप्शन सी है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। ऑप्शन डी है सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो आप सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का पूछा है श्रवण बाधित मतलब कि जो आपके बच्चे हियरिंग वाले बच्चे आते हैं, जो मतलब जिन्हें सुनाई कम देता है या सुनाई नहीं देता है। उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। देखिए आपको यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा, अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो अगर बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, चित्रात्मक चीज़ें करेंगे ताकि बच्चा समझ पाए, बच्चा समझ के चीज़ों को अच्छी तरीके से चीज़ों को कर पाए। अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है, सिर्फ आप क्या करेंगे बोल बोल कर पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर आप चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाएगा। इसीलिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी संप्रेषण हो वो क्या हो, कैसा हो, आपका दृश्यात्मक हो, उसकी प्रस्तुतिकरण कैसी हो, दृश्यात्मक हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में कि मेधावी, देखिए मेधावी छात्र मतलब क्या होता है कि गिफ्टनेस मतलब जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका उनको मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। ऑप्शन ए है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। बी है अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। सी है यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। डी है कि समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। देखिए आप एक टीचर हैं,
आपके क्लास में कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत तेज है, मतलब बहुत प्रतिभाशाली है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप सही मानेंगे? इन चारों से किस तरह की उस बच्चे में कैसी संभावना हो सकती है, बताइएगा। तो आइए उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो समाधान, मतलब हमेशा वो सॉल्यूशन को खोजेगा। सॉल्यूशन को खोजने के लिए क्या करेगा, उसके अंदर हमेशा इच्छा व्यक्त करता है, ठीक है। और जो मेधावी छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। ये आपको पूछ सकता है। ये किसके अनुसार है? ये टर्मन के अनुसार है। टर्मन के अनुसार इनकी बुद्धि कितनी होती है? 140 प्लस होती है, ठीक है, 140 प्लस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएंगे। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ऐसे पुटअप होते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। अब कुछ भी करेंगे प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, बी है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, सी है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, डी है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। क्वेश्चन क्या पूछा आप सभी पहले देखिए। आप कभी भी टिक लगाने से पहले आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, तभी आप ऑप्शन को सही कर पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को बस यूं ही पढ़ दिए और ऑप्शन आप पढ़ना चाहें कि हम ऑप्शन सिर्फ पढ़कर क्वेश्चन का आंसर दे दें, तो आप नहीं दे पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान कहाँ पर देंगे? क्वेश्चन पर देंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए, अटेंशन, ठीक है, आपका जो अटेंशन है, फिर डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इतने ये हो गए वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। इसमें से ऐसा क्या है जो उनके लिए चुनौती प्रस्तुत कर सकता है? तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा? बिना किसी अंतराल के लिए लंबी अवधि वाले व्याख्यान। देखिए, अगर आप बिना अंतराल के, मतलब बिना रुके हुए आप लेक्चर दे रहे हैं और लगातार देते जा रहे हैं, तो इनके लिए ये क्या होगा कि बहुत ही ये इनके पढ़ने में ये क्या होगा? रुकावट पैदा करेगा। ये पढ़ नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इनमें डिसऑर्डर है। आप डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी है, अटेंशन है, मतलब ये आपकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके में क्या होगा, क्या आप क्या करेंगे, थोड़ा रुक रुक कर चीज़ों को बताएंगे, कुछ गैप देंगे 5 मिनट का, 10 मिनट का, इस तरीके से तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन आप अगर लगातार पढ़ाते हैं तो बच्चे यहाँ पर चीज़ें नहीं सीख पाते, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अब आइए इसका हम पूरा आपको डिटेल बता देते हैं। देखिए, इसमें क्या है, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए क्या होगी? चुनौती प्रस्तुत करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ADHD प्रायः बचपन में शुरू होता है। ये जो होता है ये प्रायः कब कब शुरू होता है? आपका बचपन में होता है, और बड़ी उम्र तक क्या रहता है? ये ADHD का आपका जो है ये रहता ही रहता है आप में, ठीक है। अब इसके कुछ लक्षण आप में पाए जाते हैं। उस बच्चे में आप लक्षण देख सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को आप देखते होंगे कि वो बिना सोचे समझे क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलने लगता है, हर चीज़ में वो जल्दीबाजी करता है। क्योंकि ऐसे बच्चे ज़्यादा अटेंशन या ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, तो ये जल्दी आपके प्रश्न पूछने से पहले ही आप प्रश्न पूरा नहीं कर पाएंगे, तब तक वो क्या करते हैं? उत्तर देना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा नंबर ये है कि लंबे समय तक चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई अति सक्रियता का होना। मतलब अगर लंबे समय से आप लेक्चर दे रहे हैं तो क्या करेंगे? इधर उधर करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। भूलने की प्रवृत्ति इनमें होती है। अगर आज आपने पढ़ाया इनको तो ये कल भूल भी सकते हैं, ठीक है। और ध्यान की कमी होती है, जैसे हमने आपको बताया कि अगर ये कुछ देर तक अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर 5 मिनट तक पढ़ा रहे हैं तो ये 5 मिनट तक आप पर ध्यान देंगे, 5 मिनट के बाद ये आप पर ध्यान देना छोड़ देंगे या पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ देंगे, इनका ध्यान कहीं और हो जाएगा। फिर उस बीच आप इनको खींचिए, अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है। अब देखिए यहाँ पर कथन है, ठीक है, देख लेते हैं हम। अध्यापक को अपने विद्यार्थी को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क आर है, यहाँ पे तर्क दिया गया है कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है
और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। अब सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर आपको चुनना है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा, देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है। कैसे सही, देखिए अभी कथन में क्या कि अध्यापक को अपने विद्यार्थी को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। अगर आप आप एक शिक्षक हैं तो आपका जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को आप हमेशा क्या करेंगे कि आप हमेशा विद्यार्थी को सहयोग करेंगे और उनमें अधिगम में सहयोग करेंगे, पढ़ने में सहयोग करेंगे और समूह में कार्य करने के लिए उन्हें क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी क्या करेंगे, किसी चीज़ में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। तो ये एक टीचर का काम है। तो यहाँ पर तो ये आपका कथन ये सही है बिल्कुल। अब हम तर्क आर देख लेते हैं क्या है। तर्क आर के अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, ये भी बिल्कुल सही है कि आपका अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थी की सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन कराना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे हैं उन्हें सामूहिक रूप से ज्ञान को सृजन करना चाहिए। तो इसलिए आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मतलब कि यहाँ पर जो ए है वो आर दोनों की सही, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। आर क्या करता है, आपके ए की सही व्याख्या करता है। जो आपका ये आर है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। देखिए नहीं देती है, इसमें से 3 महत्व देती है, एक नहीं देती है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्यवहार अनुकूलन, बी है सहपाठी सहभागिता, सी है अन्वेषण अधिगम, डी है पारस्परिक शिक्षण। देखिए आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। और प्लीज़ आप सभी हमें कमेंट क्या करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप सभी हमें ये कमेंट तो कर देते हैं कि PYQ कब आएगी, लेकिन आपने आज तक हमें कमेंट नहीं किया कि आपके 15 नंबर में से कितने नंबर सही हुए हैं। तो चलिए प्लीज़ आज आप सभी कमेंट करिएगा कि आपके 15 में से कितने नंबर सही हुए हैं। तो आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि व्यवहार अनुकूलन। बाकी ये तीनों इसमें है और जो बिहेवियर कंडीशनिंग है ये आपका नहीं है। किसमें नहीं है, सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर डिटेल पढ़ना होगा तो ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा है कि विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन ए है निष्क्रिय अनुकरण, बी है पुरस्कार और दंड, सी है जिज्ञासा और अन्वेषण, डी है कंठस्थीकरण। देखिए अब अगर आप एक टीचर हैं तो आपका बच्चा किस तरीके से सीखता है, वो निष्क्रिय अनुकरण करता है, अनुकरण करके सीखता है, या जिज्ञासा अन्वेषण से सीखता है, या पुरस्कार और दंड से सीखता है, या कंठस्थीकरण मतलब रट कर सीखता है। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर आपके विद्यार्थी में जिज्ञासा है और अन्वेषण है तो तभी मतलब कि आपका विद्यार्थी क्या कर रहा है, किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहा है और डिस्कवरी कर रहा है, तो उसको समझ लीजिए कि उसमें सीखने की जो इच्छा है वो भरपूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है। देखिए बाधक पूछा है, 3 तो बाधक नहीं है लेकिन इसमें से एक बाधक है। किसमें बाधक है, समस्या समाधान कौशल बच्चे में जो है। ऑप्शन ए है कि अनुरूपक चिंतन, बी है प्रकारात्मक स्थिरता, सी है बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, डी है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। अब बताइए इसमें से एक ऐसा कौन है जो समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए बाधक है। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रकार्यात्मक स्थिरता जो आपका होता है मतलब फंक्शनल फिक्स्डनेस, जो आपके फंक्शनल फिक्स्डनेस होता है, इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल के विकास में ये क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। बहुविध तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण ये बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि समस्या समाधान में अगर आप अलग अलग तरीके से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चिंतन कर रहे हैं मतलब कि एनालॉजिकल थिंकिंग आपके पास है तो और भी बेटर है, और प्रासंगिक सूचनाओं पर आप केंद्रित हो रहे हैं ये भी अच्छा है। लेकिन आपका ये फंक्शनल जो फिक्स्डनेस है मतलब किसी चीज़ पे एकदम फिक्स हो जाना, ये चीज़
आपका नहीं होगा, ये आपके कौशल में बाधक उत्पन्न होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। बी है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सी है कि विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो बताइएगा, इसमें देखिए आपका एक पॉजिटिव है, बाकी 3 आपके गलत होंगे यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते उत्तर हमारा कौन सा सही होगा। तो देखिए वैकल्पिक अवधारणाओं के लिए कोई चर्चा किए बिना अनदेखी करना, ये आपका निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, बी में देख लेते हैं क्या है कि अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देना। भाई अनुमति देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अनुमति नहीं देंगे कि आप अपनी चीज़ें जो सीखे हैं उन्हें एक दूसरे स्टूडेंट में साझा करिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है कि विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। दंड देना आपका निगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बचा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में है निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। वाह्य अभिप्रेरणा मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, ऑप्शन ए है कि जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। बी है समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम। सी है नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। डी है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। अब यहाँ पर देखिए वाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, आपको ऐसी अभिप्रेरणा जो बाहर से मिलती हो, अंदर से नहीं। इसमें चारों में से ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा है जो आपको बाहर से मिल रही है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आपको कोई पुरस्कार देता है तो ये आपको बाहर से दे रहा है, ये आपको बाहरी अभिप्रेरणा दे रहा है। ठीक है, जिज्ञासा ये अंदर से अभिप्रेरणा है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है आपके अंदर से उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ जो भी है वो भी आपके अंदर से ही आती है, और जो आप में निपुणता होती है वो भी अंदर से आती है। लेकिन जो आपका नगद और पुरस्कार होता है ये बाहरी अभिप्रेरणा है, किसी बच्चे को टॉफी देना, चॉकलेट देना, इस तरीके से करके काम कराना, ये क्या है, हम बाहरी अभिप्रेरणा उन्हें देते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 20 नंबर 7। 27 है कि सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। वो देखिए जो सायमा है वो बार बार असफल हो जा रही है, तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, बी है असहायता का सीखा हुआ भाव, सी है गर्व, डी है आशा। देखिए अगर आप ही बार बार असफल हो जाते हैं तो आपके अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे समझ के आप अपने से उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं हम क्या होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि असहायता का सीखा हुआ भाव। उनमें असहायता मतलब हेल्पलेसनेस, उनमें क्या होगी, हेल्पलेसनेस महसूस होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या है। 28 में पूछा गया है कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। ठीक है, आप टीचर हैं, आप अपने बच्चे को क्या करना चाह रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं और उन्हें वो आप याद करवाना चाहते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या है जिससे आपको बचना चाहिए, ये पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए है कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। बी है उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे। सी है ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे। डी है उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो बताइएगा आप सभी यहाँ पर क्या होगा उत्तर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है, 3 यहाँ पे पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, आपको निगेटिव को ढूंढना है। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए कैसे हमारा सही होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने का मतलब क्या हो गया, अब वो ये रटने की
रटने की एक प्रवृत्ति आ गई उनमें, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करवाना है। अगर आप एक टीचर है तो अपने बच्चे से कभी रटवाना नहीं है, ठीक है। उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ के उन्हें पढ़ाइए, उनके जो वास्तविक जीवन है उनकी रियल लाइफ से उन्हें जोड़कर पढ़ाइए, और उसके बाद उन्हें कई उदाहरण दीजिए, उदाहरण से पढ़ाइए। तो ये सारे आपके पॉजिटिव वर्ड है, एक नेगेटिव बचा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, आप देख लिए 29 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है स्कूली माहौल, बी है आनुवंशिकता, सी है सांस्कृतिक संदर्भ मतलब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, डी है अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा। इनमें चारों में से एक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अधिगम को प्रभावित करता है क्या, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता कैसे होता है, जो अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक क्या है, प्रक्रिया है। आनुवंशिकता इसे क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, ऑप्शन बी है निराशा की भावना, ऑप्शन सी है विद्यालय का मुद्रित समृद्धि परिवेश, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिक रूप से दिए रहे अनुदेशन। अब यहाँ पर उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि फीलिंग ऑफ होपलेसनेस मतलब जो आपका होता है निराशा की भावना, ये आपका नकारात्मक प्रभाव है। देखिए अगर आप आपके अंदर निराशा है या इस तरीके से निराशा आपका क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देखिए जो ये आपके 6 फरवरी का पेपर था ये कंप्लीट हो चुका है आपका CDP का, ठीक। अब हमने आपको 6 फरवरी का CDP कंप्लीट हो चुका आपका, और 6 फरवरी का आपका EVS भी कंप्लीट हो चुका। बचा आपका हिंदी भी करा देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम मैथ की भी पेडागोजी करा देंगे। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैथ की पेडागोजी भी करा देंगे और प्लस आपकी हिंदी भी करा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में।